हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों ये लाइव स्ट्रीम बहुत ही खास है क्योंकि हम लोग क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उसको आज आप लोगों के साथ में मिलकर के स्टार्ट करने वाले हैं और जिसका नाम है ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड स्टेट। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अपन अपने आसपास देखें ना तो सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ सॉलिड ही तो है। आज अगर मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूं तो मैं इस बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, मैं कैमरे को काम में ले रहा हूं, मेरे पास एक मार्कर है। ये सब चीजें किससे क्या कौन सी अवस्था के अंदर है? ठोस अवस्था के अंदर है। इन सब के अंदर अणुओं का एक निश्चित क्रम है, तो इनसे संबंधित साइंस का अध्ययन तो करना ही चाहिए। कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर से मैं लाइव जा रहा हूं या जिस मोबाइल से आप मेरे इस YouTube वीडियो को देख पा रहे हो, इन सब के अंदर एक चिप लगी हुई है। सेमीकंडक्टर्स की सहायता से, अर्धचालक की सहायता से वो चिप जो है बनाई जाती है और अर्धचालक भी अपने आप में ठोस ही होते हैं। तो अगर अपन देखें तो ये चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ में इतना ज़्यादा काम का है कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री दोनों में इस टॉपिक की अपने आप में एक विशेष इंपॉर्टेंस बनती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपके मन में ये फील होना बहुत ज़रूरी है बेटा कि वो टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब उसको पढ़ने का एक फील आता है और हम लोग उस टॉपिक को दिलो जान से सीख पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। देखो आपके कमेंट मुझे यहाँ कमेंट नीचे दिखते रहते हैं, तो अगर कोई भी कमेंट रहेगा तो मैं यहाँ से पिक करूँगा। आप लोगों से बस विनम्र निवेदन यही है कि आप क्लास में एक्टिव बने रहें। ये जो क्लास है ये 2 बैच के बच्चों के लिए है। एक तो फोर्स बैच के बच्चों को इस क्लास का लिंक मिल गया होगा एप्लीकेशन के ऊपर, और दूसरा जिन बच्चों ने IIT JEE और नीट वाला बैच परचेज कर रखा है, ये क्लास उन दोनों बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। क्लासेस के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर के स्टोर बैच में आप क्लास 12th का जो फोर्स बैच है उसको परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको एक बैच में ऐड करते हैं और वहाँ वो लिंक मिलता है जिससे आप इस तरह की क्लास में आ पाते हैं। ठीक है, इनकेस अगर आपकी क्लास कभी मिस भी हो जाए तो हम क्लास की रिकॉर्डिंग को भी टाइमली एप्लीकेशन में अपलोड कर देते हैं। तो चलिए, सभी बच्चे जुड़ गए हैं, हम आज की क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, देखो जब बात की जाती है ठोस की तो डायरेक्ट ठोस पे हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे पदार्थ से। तो सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे पदार्थ, जिसको हम लोग द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। द्रव्य, पदार्थ, द्रव्य। देखो अगर आप कभी द्रव बोलते हो तो द्रव का मतलब होता है लिक्विड, है ना, और अगर आप कभी द्रव्य बोलते हो तो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। तो ये फर्क है शब्द का, इसको देखिएगा। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैटर। तो जो चैप्टर की स्टार्टिंग है हम यहीं से करेंगे, पदार्थ से, मैटर से। सभी बच्चे अपनी कॉपी लेकर के बैठें, पेन लेकर के बैठें, क्लास नोट्स बनाते हुए चलें और बाद में ये पूरे नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल ही जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी क्लास के बीच में नोट्स बनाने चाहिए। और अगर आप लोग मेरे से ही पूरी तरह से इंटरेक्शन करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो नोट्स बनाना, तो कोई बात नहीं, मोबाइल लेकर के बैठो। कमेंट सेक्शन में जब भी मैं इंपॉर्टेंट बातें बोलूँ कि ये नोट करो तो वो कमेंट आ जाना चाहिए। आप लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाओगे और आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। पदार्थ क्या चीज होती है? बहुत सिंपल परिभाषा है साइंस में पदार्थ की कि हर वो वस्तु या कुछ भी मतलब कुछ भी जिसका कुछ द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो यहीं से शुरुआत करेंगे, लिखो कॉपी के अंदर या कमेंट सेक्शन में कि हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरती हो, पदार्थ कहलाती है। हर बच्चे को ये परिभाषा याद होनी चाहिए क्योंकि होता ही है कि हम लोग बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स बन जाते हैं, बट हमें अगर पदार्थ की परिभाषा याद नहीं है तो फिर हमारी पढ़ाई पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है। और इंग्लिश में इसको लिखें तो बहुत सिंपल है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर।
ठीक है, मैं वैसे हर बार ये क्लास पूरी तरह से हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है, मैं हर बार इंग्लिश में डेफिनेशंस नहीं लिखूंगा, बट हाँ ये डेफिनेशन मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने लिख दी कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें, यहां तक सब बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया है? ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही एक्टिव रहना है। अब हम आगे बात करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। ठीक है, पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं, जरा उसके ऊपर बात करते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाओं पर बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्थाएं, देखो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा जीवन में कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये मुख्य है, मेन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पदार्थ की केवल 3 ही अवस्थाएं होती हैं। साइंस के अंदर हमें शब्दों का चयन करते वक्त बहुत सिंसियर रहना चाहिए। तो अगर मैं ये बोलता हूं कि पदार्थ की केवल 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, तो ये बात गलत है। पदार्थ की और भी अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि प्लाज्मा, और भी काफी सारी हैं जो आपको विकिपीडिया पे सर्च करने से मिल जाएंगी। परंतु हाँ, ये बात सही है कि अगर हम मुख्य अवस्थाओं की बात करें, पदार्थ की मुख्य अवस्थाओं की बात करें, तो वो 3 ही है, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की मुख्य अवस्थाओं में मैं बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर देखें तो पहली चीज आप ठोस पे बात करते हैं। ठोस पदार्थ की अपने आप में एक मुख्य अवस्था है। दूसरी अवस्था आपकी है द्रव, तीसरी अवस्था आप बोलें गैस, और एक और अवस्था है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है प्लाज्मा। उसके बारे में भी आज थोड़ा बहुत मैं बात करना चाहूंगा, प्लाज्मा। तो 4 अवस्थाएं हो गई जो आप मोनली पढ़ने की कोशिश करेंगे पूरी साइंस में, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ठीक है, इनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, मोटा मोटी बात करेंगे पहले। ये चारों अवस्थाओं में जो फर्क है वो किस चीज का है वो समझिए। आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है ना कि जब भी कोई पदार्थ बनता है तो वो कणों से मिलकर के बनता है। आप परमाणु बोल सकते हैं, अणु बोल सकते हैं, कणों से मिलकर के बनता है। अब जो पदार्थ के कण हैं, अर्थात जिनसे वो मिलकर के बना हुआ है, उन कणों के मध्य आपस में एक बल होता है जिसका नाम है अंतरा आणविक बल। अणुओं के बीच में अंदर लगने वाला एक बल होता है जिसका नाम है अंतरा आणविक बल। तो इस नाम को लिखता हूं पहले, इंपॉर्टेंट है, अंतरा आणविक बल। देखो बच्चों, अंतरा आणविक बल का मतलब क्या है कि जिस भी पदार्थ की आप बात कर रहे हो उसके कणों के मध्य लगने वाला बल, यह अंतरा आणविक बल है। ठोस के अंदर यह देखा गया है कि जो अंतराणविक बल है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। कहने का मतलब यह है कि ठोस का एक अणु ठोस के दूसरे अणु के साथ में बहुत मजबूती से एक जबरदस्त बल के साथ में जुड़ा हुआ होता है। यही कारण है कि ठोस जो है उसके कण बिल्कुल पास पास होते हैं, उनके बीच में बहुत ही मिनिमम गैप होता है। तो अपन अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो ऐसे बना सकते हैं कि ठोस का एक कण ठोस के दूसरे कण के साथ में बिल्कुल चिपका हुआ होता है। और अगर कोई आपसे पूछे इसका कारण क्या है तो आप कहेंगे कि भाई साहब इनके जो अणु हैं उनके बीच में जो अंतराण्विक बल है वो अंतराण्विक बल उच्चतम है। उच्चतम का मतलब सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल ठोस के अंदर देखा जाता है। ठीक है, यहां तक ये जो अंतराण्विक बल है, अगर आप द्रव में जाओगे तो ये अंतराण्विक बल धीरे धीरे आप देखोगे कि द्रव के अणु जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं ठोस की तुलना में। क्यों दूर दूर है? क्योंकि ये जो अंतराण्विक बल है ये ठोस की तुलना में कम है। तो आप बोल सकते हैं कि अंतराण्विक बल ठोस की तुलना में कम है, इसलिए ठोस के अणु बिल्कुल पास पास हैं, और जबकि आप द्रव में देखेंगे अणु थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस के अंदर अगर हम बात करें तो गैस के अंदर ये जो अंतराण्विक बल है ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है, बिल्कुल कमजोर है। इसलिए अगर आप गैस के अणु बनाने की कोशिश करेंगे तो गैस का एक अणु यहां है तो दूसरा अणु यहां होगा, मतलब इनके बीच में बहुत ही ज्यादा दूरी होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। इनके बीच में बल निम्नतम है, अंतराण्विक बल निम्नतम है, इसलिए गैस के अणु बिल्कुल दूर दूर होते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर एक बात बताओ, ये प्लाज्मा नाम की आफत क्या है, इसके बारे में समझाओ। सुनिए, आप लोग 12th क्लास में हो। 12th क्लास से पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम में 11th, 10th, 9th और 8th भी पढ़ाई जाती है। वहां आपने कभी कभी ये जरूर पढ़ा होगा कि अगर अपन ठोस को गर्म करें तो वो द्रव के अंदर बदल जाता है। जैसे अगर आप बर्फ की बात करो तो आप बर्फ को अगर गर्म करोगे तो वो बन जाएगा पानी।
सही है। अगर बर्फ का तापमान बढ़ाया जाए तो बन जाता है पानी। द्रव को अगर आप और गर्म करोगे तो वो बन जाएगा गैस। जैसे पानी को आपने और गर्म किया तो वो बन जाती है भाप। अब मैं आपको समझाता हूं। ठोस के अणु बिल्कुल पास पास हैं। जब हम गर्म करते हैं अर्थात जब हम तापमान देते हैं तो तापमान देने से क्या होता है, जब भी आप किसी भी कण को गर्म करोगे, उसको तापमान दोगे, तो उसके पास एक विशेष प्रकार की ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। उस ऊर्जा का नाम होता है बच्चों गतिज ऊर्जा। तो जब भी पदार्थ के कणों को हम गर्म करते हैं तो पदार्थ के कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा का मतलब होता है चलने की ऊर्जा। तो उससे क्या होता है, जो कण आपस में ऐसे चिपके हुए थे, ऊर्जा मिलने के कारण, गतिज ऊर्जा मिलने के कारण, गर्म करने के कारण वो कण दूर दूर हो जाते हैं। और ये बात आप समझते हो कि अगर ठोस के कण दूर होंगे तो वो द्रव बनाएगा। अगर ठोस के कण दूर होंगे तो वो द्रव बनाएगा। इसीलिए जब ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदल जाता है। ठीक है। और इस तापमान को हम लोग गलनांक कहते हैं। ये भी आपको पता होगा कि ठोस जिस तापमान पर द्रव में बदलना शुरू करते हैं उसको हम लोग गलनांक कहते हैं। गलनांक का मतलब गलने वाला तापमान, जिस तापमान पे गल रहा है। ठीक है। अगर प्यारे बच्चों समझना, अगर प्यारे बच्चों अपन ने द्रव के अणु है जो दूर दूर है, आपने इसको और गर्म किया, ठोस था, गर्म किया, दूर हो गए। अगर आप अभी भी गर्म किए जा रहे हो तो ये और दूर होना शुरू कर देंगे। तो वही वाली बात है, जब द्रव को गर्म करते हैं तो कण और दूर चले जाते हैं और उसे अपन लोग गैसीय अवस्था बोलते हैं। जब एक द्रव गैस अवस्था में बदलता है तो उस तापमान को हम लोग क्वथनांक का नाम देते हैं। सही है। तो आप अगर गर्म करोगे यह स्थिति आएगी, और गर्म करोगे यह स्थिति आएगी। पर इसके बाद भी आप मान नहीं रहे, इसके बाद भी आप मान नहीं रहे और आप ये कह रहे हैं कि हम तो और गर्म करेंगे। इसके बाद भी आप नहीं मान रहे, आप बोल रहे हो हम तो और गर्म करेंगे। तो अब क्या ऑप्शन है, कण बिल्कुल पास पास थे, गर्म किया, दूर हो गए, और गर्म किया, और दूर हो गए, अब भी गर्म किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। मतलब इसके बाद भी अगर आपने उच्च तापमान दे दिया, बहुत भयानक तापमान आपने दे दिया, बहुत भयानक वोल्टता आपने लगा दी, वोल्टेज आपने लगा दिया, तापमान आपने दे दिया, तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसके बाद ये होता है कि जो परमाणु है वो जितना दूर हो सकता था उतना तो हो गया। अब क्या होगा, अब उस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने नाभिक को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। और प्लाज्मा के अंदर यही होता है कि जब आप गैस के अणुओं को और ज्यादा गर्म करते हो, बहुत ज्यादा तापमान पे गर्म करते हो, तो फिर ये होता है कि गैस के अणुओं में से इलेक्ट्रॉन निकल निकल करके बाहर आ जाते हैं। और ऐसे केस के अंदर आपको जो माध्यम देखने को मिलता है वो माध्यम होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो माध्यम है, समझ आ गया ना, वेरी गुड बेटा। प्लाज्मा जो माध्यम है बेटा, उसका मतलब क्या है, प्लाज्मा का मतलब है कि जब गैस के अणुओं को बहुत ज्यादा तापमान और वोल्टता हम लोग देते हैं, तो बहुत ज्यादा तापमान और वोल्टता देने से गैस के अणुओं में से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कर देते हैं और उससे जो माध्यम बन के तैयार होता है वो माध्यम है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा की अपने आप में बहुत सारी खूबसूरत चीजें भी हैं, वो समझो आप। प्लाज्मा के पास होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, देख पा रहे हो, प्लाज्मा के पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्लाज्मा के अंदर बहुत से विशेष गुण होते हैं। मैं समझाता हूं कौन कौन से। सबसे पहला विशेष गुण होता है प्लाज्मा के पास कि ये विद्युत धारा का चालक माध्यम होता है। क्योंकि विद्युत धारा को अगर आपको, बोस आइंस्टीन पदार्थ भी एक अवस्था है, बिल्कुल सही बोला है राजा बाबू ने, क्या नाम है राजा बाबू, गजब। तो बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के कारण आपको एक चीज देखने को मिलती है, चालन। विद्युत धारा का चालन जो है प्लाज्मा माध्यम में बहुत खूबसूरती से होता है, बहुत अच्छे से होता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन नजर आए ना, तो इलेक्ट्रॉन नजर आने का मतलब है अगर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको नजर आए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के आने से उस वस्तु के अंदर दो गुण उत्पन्न हो जाते हैं अपने आप। किसी भी पदार्थ के पास, किसी भी माध्यम के पास या किसी भी स्थिति में अगर आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन नजर आते हैं तो वहां पे दो गुण हैं जो उत्पन्न हो जाएंगे। पहला गुण कौन सा उत्पन्न होगा, पहला गुण उत्पन्न होगा चालन, विद्युत का चालन, करंट। विद्युत का चालन लिख देते हैं, विद्युत का चालन, आपको करंट देखने को मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से। तो प्लाज्मा के अंदर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसलिए प्लाज्मा विद्युत धारा का बहुत अच्छा चालन माध्यम होता है। दूसरी चीज आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो देखने को मिलती है वो होती है रंग। अगर आपने रंग के बारे में नहीं पढ़ा है, कलर के बारे में नहीं पढ़ा है,
तो क्लास 11th में आपको पढ़ना चाहिए था। क्लास 11th में ये बात लिखी हुई थी कि अगर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ताकत है कि वो अपने निम्न स्तर से जंप करके ऊपर जा सकता है तो वापस ऊपर से नीचे आता है और वो बहुत अच्छे अच्छे रंग दिखाता है। तो कोई भी चीज़ कलरफुल क्यों होती है, उसके पीछे मोटा मोटा रीज़न अभी आप याद रख सकते हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए जो प्लाज्मा माध्यम है, उस प्लाज्मा माध्यम की बहुत बड़ी खासियत है, और प्लाज्मा माध्यम की बहुत बड़ी खासियत ये है कि ये ऐसा माध्यम है जो रंगीन होता है, पहली बात, और दूसरी बात विद्युत का चालन इसके अंदर देखा जाता है। ठीक है, यहां तक बढ़िया। अब अपन इतना डीप बात कर ही चुके हैं प्लाज्मा के बारे में, तो 2-4 मिनट इसको थोड़ा और इन्वेस्ट करते हैं अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो। वैसे टॉपिक ठोस अवस्था है, मुझे इससे आगे नहीं जाना चाहिए था, बट जब बात चली गई है, अपन आगे पहुंच ही गए हैं, तो थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मा के बारे में जब और बात करेंगे तो ये माध्यम कहाँ देखने को मिलता है? क्या पृथ्वी पर ये माध्यम है या और कहीं ये माध्यम है? तो ये आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, उसका समाधान मैं करता हूँ। सूर्य के ऊपर जो माध्यम है वो प्लाज्मा है। सूर्य के ऊपर माध्यम प्लाज्मा क्यों है? क्योंकि आप ये समझो ना कि सूरज हल्का नहीं है और ठंडा नहीं है, सूरज बहुत ही गर्म है। तो वहां पर अगर आप किसी भी माध्यम के बारे में सोच सकते हो तो वो ठोस तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे जो कुछ भी वो पिघल जाएगा इतनी गर्मी में। द्रव भी नहीं हो सकता क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। गैस भी नहीं हो सकता क्योंकि गैस जिस तापमान पे रहती है उससे भी ज्यादा गर्म है हमारा सूर्य। तो इसलिए सूर्य के ऊपर जो माध्यम देखने को मिलता है वो प्लाज्मा होता है। क्या पृथ्वी के ऊपर प्लाज्मा माध्यम देखने को मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि कब कब ऐसा होता है पृथ्वी पर जब आप ये दो स्थितियां बना पाओ, एक तो उच्च तापमान और दूसरा उच्च वोल्टता। मैं समझाता हूं। जब आसमान के अंदर दो बादल टकराते हैं तो वहां पे बहुत ही भयानक घर्षण होता है, बहुत ही भयानक घर्षण से बहुत ही भयानक ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस रीजन से जब दो बादल टकराते हैं तो उसके आसपास माध्यम कौन सा होता है? गैस, वायुमंडल, है ना। परंतु उनके टकराने से इतनी भयानक ऊष्मा उत्पन्न होती है कि वहां थोड़ी देर के लिए कौन सा माध्यम बन जाता है? प्लाज्मा। और आप समझते हैं कि प्लाज्मा एक ऐसा माध्यम है जो विद्युत का चालक है, इसलिए वहां पे उत्पन्न होने वाला घर्षण के कारण जो आवेश है, जो विद्युत वहां उत्पन्न होती है, वो उस माध्यम की सहायता से ही जमीन तक आती है और आपको बिजली जैसी चीज देखने को मिलती है। तो जब भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जब भी ऊपर बिजली कड़कती है, तो उस समय कुछ हिस्से में वायुमंडल के कौन सा माध्यम बन जाता है? प्लाज्मा। आगे बात करते हैं। आप लोगों ने कुछ ऐसी ट्यूबलाइट्स देखी होंगी जिनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे रंग निकलते हैं, कलरफुल ट्यूबलाइट्स, है ना। उनके अंदर जो माध्यम है वो भी प्लाज्मा होता है। कैसे होता है वो माध्यम? हम क्या करते हैं, ट्यूबलाइट के अंदर एक गैस भर देते हैं जिस गैस का नाम है नियॉन। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, जब अंदर वो नियॉन गैस भरी होती है तो होता यह है कि गैस तो अंदर भरी हुई है। अब जब आप वहां पे करंट लगाओगे, वोल्टेज लगाओगे, तो आपने ये वोल्टता वाला जो सीन है वो सेट कर दिया, तो अंदर कौन सा माध्यम बन जाएगा? प्लाज्मा। उसका फायदा क्या? फायदा यह है कि प्लाज्मा वाले माध्यम की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो रंगीन होता है, इसलिए आपको कलरफुल लाइट्स देखने को मिलती हैं। आजकल मार्केट में जो टीवी पहले 20,000 की आती थी वो आजकल 1.5-2 लाख में बिकती है, बस उसके आगे एक नाम लगा दिया जाता है प्लाज्मा टीवी। तो प्लाज्मा टीवी भी एक इस प्रकार का मैकेनिज्म है जिसके अंदर भी हम प्लाज्मा माध्यम की सहायता से कलर देने की कोशिश करते हैं। और प्लाज्मा टीवी के अंदर एक ही खास बात होती है कि उनके कलर बहुत खूबसूरत होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि प्लाज्मा माध्यम के बारे में काफ़ी सारी बातें जो हैं वो आपके समझ में आ गई होगी और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक तो नाम ऐसे रखते हो, जीमा जीमा, डिस्को लाइट सर। हाँ, डिस्को लाइट के अंदर वही होता है। ठीक है, बढ़िया जी। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया है। अब हम लोगों को स्टार्ट करना है ठोस, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही ठोस अवस्था है। तो यहां से हम चैप्टर को शुरू करेंगे और ठोस अवस्था के बारे में पूरा डिस्कशन रहेगा। यहां तक आपको अगर नोट करना हो तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो यूट्यूब पर तो स्क्रीनशॉट की सुविधा है, अभी आप ले सकते हो। बाद में जब भी एप्लीकेशन पे जाएगा तो वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, तो वहां से भी आप डायरेक्ट चीजों को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। ओके, अब बात करेंगे ठोस की। तो पहले ठोस के कुछ विशेष गुण होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जब बात ठोस की चलेगी तो द्रव और गैस के बारे में भी हम लोग थोड़ी बहुत बात कर ही लेंगे। सबसे पहली बात, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि जो ठोस माध्यम है उसके अंदर कणों के बीच में अंतरा आणविक बल बहुत ही जबरदस्त होता है, इसलिए ठोस के अंदर जो कण है वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। हम लोग बहुत जल्दीबाजी में एग्जाम में गड़बड़ कर देते हैं। कैसे? देखो, दो चीजें होती हैं, अंतरा आणविक बल, ये अपने आप में एक चीज है, और दूसरी चीज होती है अंतरा आणविक दूरी, ये दूसरी चीज है।
समझिएगा कैसे। अंतरा आणविक बल है एक अणु का दूसरे अणु के साथ में बल। ठोस के अंदर अंतरा आणविक बल बहुत ही ज्यादा होता है, तो मैं बोल सकता हूं उच्चतम, जबरदस्त अंतरा आणविक बल होता है, इसीलिए एक अणु दूसरे अणु के साथ में एकदम चिपका हुआ होता है। दूसरा शब्द है अंतरा आणविक दूरी। अंतरा आणविक दूरी का मतलब है कि एक अणु और दूसरे अणु के बीच में दूरी। अब क्योंकि दोनों अणुओं के बीच में बल बहुत जबरदस्त है, तो दूरी बिल्कुल ही कम होगी, इसीलिए ठोस के अंदर ये जो अंतरा आणविक दूरी है ये लगभग 0 के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है। तो एग्जाम में अगर आपसे अंतरा आणविक दूरी बोले, है ना, तो आप ये मत लिखे आना, और बल बोले तो ये मत लिखे आना। थोड़ा चीजों को समझा करो और टर्मिनोलॉजी पर ध्यान दिया करो। आगे बात करें, ठीक है। ठोस के बारे में एक बहुत विशेष बात और है कि ठोस में आयतन और आकार ये दोनों चीजें निश्चित होती हैं। ये दोनों चीजें निश्चित होती हैं। क्यों निश्चित होती हैं? क्योंकि इसके अंदर कणों की व्यवस्था बदलती नहीं है समय के साथ। आप इस मार्कर को आज यहां पर देखो, अब इस साल के एंड तक मैं क्लासेस लूंगा, उस समय तक भी आपको ये मार्कर दिखेगा। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मार्कर जो है इसके आकार में कोई विशेष परिवर्तन आ गया हो, या ऐसा आपको कभी फील नहीं होगा कि ये मार्कर कल कम जगह घेर रहा था और आज ज्यादा जगह घेर रहा है। ऐसा कभी नहीं होता। ठोस की एक खासियत होती है कि उसका आयतन और आकार निश्चित होता है। आकार मतलब जो उसका शेप है, और आयतन मतलब जितनी जगह वो घेरता है। ये खासियत होती है ठोस की। अगर अपन द्रव के साथ में बात करें, कंपैरिजन में चलते हैं, अगर हम द्रव के बारे में बात करें तो द्रव का आकार की जब आप बात करोगे तो वो होता है अनिश्चित। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आपने ग्लास के अंदर, मान लीजिए आपके पास आधा लीटर दूध है और उस आधा लीटर दूध को आपने ग्लास में डाला, तो जो ग्लास का शेप है, शेप आकार का मतलब होता है शेप, तो जो ग्लास का शेप है आपका दूध भी उसी शेप में आ जाएगा। अगर आपने उस दूध को ग्लास से निकाल करके बॉटल में भरा, तो जो बॉटल का शेप है वही शेप आपके दूध का हो जाएगा, है ना। तो जिसमें मिला दो लगे उस जैसा वाली बात है, तो आप जहां डाल दोगे वही आकार उसका हो जाएगा, इसलिए आकार अनिश्चित है। परंतु द्रव का जो आयतन है वो निश्चित होता है। अब काफी बच्चे इस चीज को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि सर आयतन निश्चित कैसे हुआ? तो आयतन और आकार अलग अलग चीजें। आकार का मतलब है वो कैसा दिख रहा है, और आयतन का मतलब है वो कितनी जगह घेर रहा है। तो आप ये समझो बात को कि अगर आपके पास आधा लीटर दूध है और आपने उसको एक गिलास में भर रखा है, तो उस गिलास के अंदर जो आधा लीटर दूध है, अगर उसको आप उस गिलास में से निकाल करके भगोनी में डालोगे, तो भगोनी में जाने के बाद में ऐसा नहीं होगा कि आधा लीटर का 1 लीटर हो जाए या आधा लीटर का वो और भी कम हो जाए। जितना है गिलास के अंदर उतना ही भगोनी में डालने पर भी रहेगा। उसी को आप किसी और पात्र में डाल दोगे तो भी वो आधा लीटर ही रहेगा। मतलब जहां भी लेके जाओगे उस जगह का आधा लीटर के बराबर जगह वो घेरेगा। ये बात सही है। इसलिए कहते हैं कि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता। यहां तक बात समझ में आ गई सबके? आगे बढ़े। यही चीज अगर अपन डिस्कस करना चाहें गैस के लिए, तो गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित, साथ में उसका आयतन भी अनिश्चित। ऐसा क्यों? समझो। अगर अगरबत्ती के धुएं को लिया जाए और अगरबत्ती के धुएं को लेकर के एक डिब्बी में बंद कर दिया जाए, तो उस डिब्बी में जब आप उसको खोलोगे ना, तो वो अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगा। तो पहले उसका आकार क्या था? डिब्बी का आकार। अब उसका आकार क्या है? कमरे का आकार। पहले वो कितनी जगह घेर रहा था? डिब्बी के बराबर। अब कितनी जगह घेर रहा है? कमरे के बराबर। और इस कमरे से आप उसको बाहर निकाल दो, वो जितनी दूर तक जा सकता है वहां तक जाएगा। इसका मतलब गैस का जो आकार है वो भी अनिश्चित है, और गैस का जो आयतन है वो भी अनिश्चित है। दोनों ही चीजें निश्चित नहीं है आपके गैस के साथ में। ठीक बात है। हाँ, जबकि द्रव के बारे में एक अच्छी बात है, अगर एक डिबिया के अंदर आपने पानी भर रखा है, उसको आपने कमरे में डाला, तो ऐसा नहीं होगा कि वो पानी पूरे ही कमरे में फैल जाए। वो कमरे में भी उतनी ही जगह लेगा जितना उसका खुद का एक स्थान घेरने की क्षमता है। ऐसा द्रव के साथ है। परंतु हाँ, अगर गैस ले ली, पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाएगा, जहां तक वो जा सकता है वहां तक जाएगा। क्लियर? समझ में आ गई ये बात? बढ़िया। मैं इतना बेसिक से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग जब क्लास में आते हो तो आपको कुछ नहीं आता, और मेरा काम यह है कि जब आप क्लास से जाओगे तो आपको सब कुछ आता हो। इसीलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको चीज़ें बहुत बेसिक लग रही हो, बट मेरा काम है उसको भी टच करना,
और जब एडवांस टॉपिक्स आएंगे तो हम वहाँ भी उतनी ही डीप में पढ़ेंगे और आपको एडवांस टॉपिक भी उतने अच्छे आएंगे। बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग विचार करेंगे कि ठोसों का प्रकार हम लोग कैसे डिस्कस करें, क्योंकि ठोस के भी प्रकार होते हैं और इसके बारे में कोई विशेष गुण और जो मैं आपको बताना चाहूँ वो यही है कि ये इनको आप दबा नहीं सकते हो ठोसों को। संपीड़ितता का गुण इनके अंदर बहुत कम होता है, तो मैं एक तरह से ये बोल सकता हूँ कि ये असंपीडीय होते हैं, इनको आप दबा नहीं सकते हो, है ना। ठोस को नहीं दबा सकते आप, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ऐसे इसके कुछ गुण होते हैं। अब ज्योमेट्री के आधार पर देखो ठोसों का वर्गीकरण अपन लोग पढ़ने वाले हैं। ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वर्गीकरण करने का आधार बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि आप इंसान हो इस प्रकार से भी आपका वर्गीकरण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं पृथ्वी के ऊपर। तो जब इंसान और जानवरों की बात होगी तो हम जैसे लोगों को इंसानों की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके बाद वर्गीकरण का और भी आधार हो सकता है, जैसे लड़का लड़की। वर्गीकरण का और भी आधार हो सकता है कि उस बच्चे की क्लास कौन सी है। वर्गीकरण के और भी आधार हो सकते हैं, जैसे उनका द्रव्यमान कितना है। 50 साल से कम के बच्चे अलग, 50 किलो से कम के बच्चे अलग, 50 किलो ज्यादा के बच्चे अलग। तो वर्गीकरण के बहुत सारे आधार हो सकते हैं। इसी प्रकार ठोसों के वर्गीकरण, कभी भी आप ये शब्द देखो ना वर्गीकरण, तो एक सवाल खुद से पूछा करो कि यार आप बेस कौन सा ले रहे हो, किस आधार पे आप बांट रहे हो। क्योंकि वर्गीकरण करने का मतलब होता है बांटना, सिंपल भाषा में। तो किस आधार पे आप बांट रहे हो चीजों को। तो ठोस का वर्गीकरण हम करने जा रहे हैं और ठोस के वर्गीकरण का आधार हम ले रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब उसके अंदर कणों की संरचना किस प्रकार से है, कणों की संरचना कैसी है, उसके आधार पर हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए कि हमारी बॉडी कौन सी स्टेट है। एक बच्चे ने पूछा है, मुकुल ने, बेटा हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी स्टेट्स देखने को मिलती हैं। द्रव भी है हमारी बॉडी में, ब्लड द्रव अवस्था है। हमारी हड्डियां जो हैं वो ठोस अवस्था में आती हैं, और हम जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उस समय हमारे शरीर में गैस माध्यम भी रहता है। तो हम एक मिला जुला मिक्सचर है तीनों माध्यमों का, है ना। चलिए, तो जब बात होती है आधार की, तो ज्योमेट्री के आधार पर हम ठोसों को दो प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा प्रकार है बेटा अक्रिस्टलीय ठोस। अब आप लोग हेडिंग लगा लें, कमेंट सेक्शन में एक्टिव हो जाएं, क्योंकि अब आपको काफी सारी चीजें मेरे बोलने पर लिखनी है। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर करना शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां डिफरेंस के फॉर्म में लिखता हूं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर करते हैं तो अंतर के कुछ आधार होते हैं। तो जो इनके अंतर के आधार है उनको हम लोग गुण बोलेंगे। तो कुछ गुणों के आधार पे अपन लोग इनके बीच में क्या करेंगे, अंतर करेंगे। शुरू करते हैं, इंटरेस्टिंग रहेगा बहुत ज्यादा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला गुण हम लोग ले रहे हैं ज्योमेट्री, क्योंकि उसी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। देखो, अगर कणों की एक निश्चित व्यवस्था है, अगर कण एक निश्चित ज्योमेट्री में आपस में जुड़े हुए हैं तो उसे कहा जाएगा क्रिस्टलीय ठोस। और अगर कण कोई निश्चित ज्योमेट्री में जुड़े हुए नहीं है तो उसे कहा जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसको बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड में फर्क सबसे बड़ा ये है, ज्योमेट्री का फर्क है बहुत बड़ा, कि इसके अंदर जो है निश्चित ज्योमेट्री आपको देखने को मिलती है, एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, और इसके अंदर अनिश्चित ज्योमेट्री होती है। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। जब आप लोग असेंबली में खड़े होते हो सुबह सुबह, अब तो होती नहीं असेंबली, कोरोना के चक्कर में बहुत नाटक है 1 साल से, बट आप जब असेंबली में खड़े होते थे अपने जीवन के किसी हिस्से में, तो उस समय आप लोगों ने एक नियम व्यवस्था को फॉलो किया होगा कि पहली क्लास का विद्यार्थी यहां खड़ा होगा, दूसरी क्लास के हर विद्यार्थी इधर होंगे, तीसरी का इधर, चौथी के इधर, पांचवी के इधर। ये असेंबली की एक व्यवस्था होती है। और इसके अंदर भी अंदरूनी एक और व्यवस्था भी है कि हर लाइन के अंदर छोटी हाइट के बच्चे आगे खड़े होंगे और बड़ी हाइट के बच्चे उसके पीछे खड़े होंगे। ये व्यवस्था है।
तो अगर मैं आपको बोलूं क्या आपकी असेंबली एक निश्चित व्यवस्था को फॉलो करती है, आंसर इज यस। बिल्कुल वैसे ही अगर एक ठोस के अंदर ये तय हो कि कौन कहां पर इकट्ठा होगा, कौन कहां पर जुड़ करके ठोस का निर्माण करेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे निश्चित ज्योमेट्री। एक एग्जाम्पल देसी अपन ने ले लिया, एक एग्जाम्पल अपन अभी अणु का भी लेंगे, परेशान मत हो। आगे बढ़ते हैं। अब जब आपका लंच होता है, उस ग्राउंड के अंदर जब असेंबली होती है तो सारी व्यवस्था सही रहती है। जैसे ही लंच होता है वहां मच जाती है बसड़। सारे बच्चे एक साथ लंच के अंदर, कौन कहां घूम रहा है, कौन किसके पीछे भाग रहा है, कौन किधर खाना खा रहा है, कौन किधर घूम रहा है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, वहां कोई व्यवस्था नहीं है, और वहां हम लोग बोलते हैं अनिश्चित ज्योमेट्री। समझ में आई बात? तो उस तरह की व्यवस्था जहां पे सब कुछ फिक्स है, निश्चित है, उसे हम लोग कहते हैं निश्चित ज्योमेट्री क्रिस्टलीय ठोस। और जहां व्यवस्था अंट शंट है उसको हम लोग कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अब इस व्यवस्था को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, इसको देखिए। इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताओ किसके अंदर एक निश्चित व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है। ये 3 डायग्राम आपके पास है, डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3। मैं आपसे पूछूं कि किसके अंदर आपको एक निश्चित व्यवस्था, एक निश्चित क्रम देखने को मिल रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर ये वो है जिसके अंदर एक निश्चित क्रम है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपके कण लगे हुए हैं। और इसके अंदर पता है क्रम कौन सा है? जस्ट एक दूसरे के साथ में चिपके हुए हैं। उसके बाद यहां जो गैप है उस गैप के अंदर दूसरे कण हैं, आप चेक करो। फिर यहां जो गैप है उसके अंदर तीसरे कण हैं, फिर यहां जो गैप है उसके अंदर चौथे कण है। तो एक निश्चित व्यवस्था है यहां पर। अगर अपन इसमें देखें अमॉर्फस है, ये है आपका अक्रिस्टलीय, कोई भी कहीं भी अंट शंट घूम रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये आपका है अक्रिस्टलीय ठोस। और ये एक थर्ड कैटेगरी, इसका नाम है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसके बारे में अपन जीवन के किसी और पड़ाव में बात करेंगे। अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ये पहला क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है और ये वाला अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। अगर आपको इस एग्जाम्पल में मजा नहीं आया तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। आपको देखने में लग रहा होगा, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है ना, ठीक है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये जो व्यवस्था है ये निश्चित नहीं है, ऐसा लगता है देखने में, परंतु ये अपने आप में एक निश्चित ज्यामिति है, एक निश्चित व्यवस्था है। कैसे है? देखो ध्यान से। आप अगर दिमाग लगा के ऑब्जर्व करोगे तो हर डॉट के चारों तरफ गोला है और हर गोले के चारों तरफ डॉट है। चेक करो, आप किसी एक पे फोकस कर लो। ये आपका डॉट है, इस डॉट के चारों तरफ चेक करो, गोला 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 गोला। तो हर डॉट के चारों तरफ गोला है, सही बात है। और अगर आप और तरह से चेक करना चाहो तो हर गोले के चारों तरफ डॉट है। तो ये एक इस प्रकार की व्यवस्था है कि हर डॉट के चारों तरफ गोला है और हर गोले के चारों तरफ डॉट है। और प्यारे बच्चों, ये जो व्यवस्था है ये होती है सोडियम क्लोराइड की व्यवस्था। नमक, घर में खाने का जो नमक है जिसको आप बहुत चाव से सुबह शाम खाते हो, उस नमक की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है कि नमक की संरचना में अगर अंदर जाकर के देखें तो NaCl का एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है कि हर Na के चारों तरफ Cl होता है। इस प्रकार की संरचना Na+Cl-, Na+Cl-, उसके बाद Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+। ध्यान दे रहे हैं आप? इस व्यवस्था में अगर आप गौर फरमाएंगे तो हर Na के चारों तरफ आपको Cl मिलेगा, चेक कर लीजिए। और अगर और अच्छे से गौर फरमाओगे तो हर Cl के चारों तरफ आपको Na मिलेगा, ये चीज भी आप चेक कर सकते हो। देखो ध्यान से, आप एक Cl को पकड़ लो, उसके चारों तरफ आपको Na मिलेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था समझ में आ गया? इस प्रकार की व्यवस्था को अपन लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय संरचनाएं कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और यहीं पे अगर मैं देखूं, इधर ध्यान दो, अगर एक व्यवस्था बनानी हो अमॉर्फस अर्थात अक्रिस्टलीय, तो इसी में ये व्यवस्था ऐसी दिखाई देगी। कहीं भी डॉट बना दो, कहीं भी गोला बना दो, कहीं भी डॉट बना दो, कहीं भी गोला बना दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां मन करे वहां गोला बनाओ, जहां मन करे वहां डॉट बनाओ, कोई भी व्यवस्था नहीं है।
ये मान लो लंच हो चुका है, सब अपने अपनी मर्जी से खाना पीना खाने बैठ चुके हैं, अब किसी को किसी से कोई भी मतलब नहीं है। बताइए जी, सबको यहाँ तक की बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? ठीक है, फोटो वोटो खींचनी हो तो खींच लो, आगे बढ़ें फिर। तो ज्योमेट्री निश्चित और ज्योमेट्री अनिश्चित, ये वाली बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे बात करते हैं दूसरा, निश्चित गलनांक। गलनांक के बारे में बात करते हैं। आपको एक एक एग्जांपल दें ताकि आपको टॉपिक पढ़ने में मजा आए। क्रिस्टलीय ठोस का एक एग्जांपल देता हूं, NaCl। तो जब भी इसके बारे में सोचो, नमक के बारे में सोचना। और अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल देता हूं, रबर, टायर के बारे में सोचना। जब भी आपके घर में जो टायर लगा है ना गाड़ी के अंदर, उसके बारे में सोचना, अक्रिस्टलीय ठोस वाली फीलिंग आएगी। और अगर नमक के बारे में सोचोगे तो क्रिस्टलीय ठोस वाली फीलिंग आएगी। शुरू करें? ठीक है। गलनांक, इन भाई साहब का मतलब क्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित गलनांक होता है। गलनांक मैंने आपको समझाया, ठोस से द्रव में बदलने वाला तापमान। तो जितने भी क्रिस्टलीय ठोस हैं, उन सब क्रिस्टलीय ठोसों में देखा गया है कि उनका जो गलनांक है वो निश्चित होता है। मतलब एक फिक्स तापमान के ऊपर ये गलते हैं। इनकी बात करें, अरे कितने गंदे हैं ये एक निश्चित तापमान पे कभी भी नहीं पिघलते। ये तापमान की एक रेंज को फॉलो करते हैं। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो इसका तापमान है, इसका गलनांक है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड आते ही ये भाई साहब ठोस से द्रव में बदलना शुरू कर देंगे। परंतु इनकी बात करें तो इनका कोई निश्चित तापमान नहीं है। इनका 50 डिग्री फिक्स नहीं बोल सकते आप। इनके लिए आप ऐसे बोल सकते हो 25 डिग्री से 50 डिग्री। मतलब यहां पे एक रेंज है। रेंज समझते हो? परास बोले तो यहां से लेकर यहां तक। तो तापमान के एक परास के अंदर ये धीरे धीरे पिघलते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे गलनांक निश्चित नहीं होता। जब भी आप टायर को जलाओगे तो टायर का एक हिस्सा धुआं धुआं हो रहा होगा, एक हिस्सा हल्का हल्का पिघल रहा होगा और एक हिस्सा सख्त की तरह पड़ा होगा। मतलब वहां पे एक रेंज है। जबकि आप नमक को गर्म करोगे तो एक निश्चित तापमान आएगा। उस निश्चित तापमान के बाद में पूरा का पूरा नमक जो है वो पिघलना शुरू कर देगा। निश्चित गलनांक। और इनकी कैटेगरी में बात करें तो इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता। इनके लिए अपन को लिखना पड़ता है अनिश्चित। बताइए, यहां तक समझ में आ गया? सर रबर को समझाऊं? रबर को क्या समझाऊं बेटा? रबर के बारे में समझाने जैसी बात अभी कुछ है नहीं। रबर के बारे में आप बात करोगे जब हम लोग पढ़ेंगे हमारा केमिस्ट्री का बहुलक और जैव अणु, वहां उसके बारे में और बात होगी। ठीक है? ठीक बात है, ठीक बात है। बढ़े फिर आगे? खुश हो यहां तक? ठीक है, थर्ड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे विदलन की। विदलन का मतलब होता है काटना। जैसे मान लो चाकू लेकर के आपने काटा, एक आपने क्रिस्टलीय ठोस को काट करके देखा और एक आपने अक्रिस्टलीय ठोस को काट करके देखा। डिफरेंस समझ में आएगा फिर आपको। जैसे अपन जब भी किसी धारदार औजार से क्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं तो बिल्कुल पनीर की तरह कटता है। कभी पनीर को काटा है? जब पनीर को काटते हैं तो एकदम चिकनी सतह बनती है। तो बिल्कुल वैसे ही जब आप किसी धारदार हथियार से क्रिस्टलीय ठोस को काटोगे तो एकदम चिकनी और सपाट सतह जो है वो आपको देखने को मिलेगी। जबकि वहीं आप अगर अक्रिस्टलीय ठोस को काटोगे तो खुरदरी सतह बनेगी। जैसे रबर को काट के देखना, कभी एकदम खुरदरी सतह आपको प्राप्त होगी, चिकनी सतह आपको प्राप्त नहीं होगी। तो आप लिख सकते हो इसके अंदर कि किसी धारदार हथियार से काटने पर, धारदार औजार से काटने पर यहां पर आपको जो है चिकनी सतह मिलती है एकदम, और धारदार हथियार से काटने पर यहां पर आपको जो है खुरदरी सतह प्राप्त होगी। इसकी पूरी लैंग्वेज आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आपने एप्लीकेशन में नोट्स, एप्लीकेशन में कोर्स ले रखा है तो वहाँ पे पूरा नोट्स आपको मिलेंगे। बाकी मैं बोल रहा हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो कि किसी धारदार औजार से काटने पर यहाँ पे आपको चिकनी सतह प्राप्त होती है और यहाँ पे आपको खुरदरी सतह प्राप्त होती है। अब अपन आगे बात करें। अब अगर आगे बात करें तो इनकी प्रकृति कैसी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगला गुण अपन ले रहे हैं प्रकृति। तो इनको कहा जाता है वास्तविक ठोस। ये असली ठोस है, एकदम वास्तविक ठोस। और इनके लिए कहा जाता है कि ये ऐसे ही है कचरा, ये अच्छे ठोस नहीं है, इसलिए इनको कहा जाता है आभासी ठोस।
ठोस जैसे दिखाई देते हैं पर उतने अच्छे ठोस नहीं है, इसलिए इनको कहा जाता है आभासी ठोस। तो एक होते हैं वास्तविक ठोस और एक होते हैं आभासी ठोस। ठीक है, अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, पांचवा पॉइंट, संपीड़ितता। मतलब दबाएंगे तो क्या होगा। देखो, क्या दबाने पर ये दब जाएंगे और क्या दबाने पर ये नहीं दबेंगे, उसके आधार पर ही संपीड़ितता डिसाइड होगी। कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। समझें बात को, क्या कहना चाहता हूं। जो सख्त है वही लंबे रेस का घोड़ा है, और जो सख्त है अपनी चीजों को लेकर के वही वास्तविक है। अगर आप एक सख्त विद्यार्थी हो तो आप लोग ये मान के चलोगे कि भाई मुझे अपनी पढ़ाई डेली करनी है। आप अगर एक सख्त विद्यार्थी हो तो आप ये चीज मान के चलोगे कि मुझे अपना होमवर्क डेली करना है। अगर आप एक सख्त विद्यार्थी हो तो आप ये मान के चलोगे मुझे कुछ भी हो जाए अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है। और अगर आप एक आभासी विद्यार्थी हो तो फिर आप फ्लेक्सिबल रहोगे। आज पढ़े नहीं पढ़े, सो गए, कल पढ़ लेंगे, आज होमवर्क किया नहीं किया कल कर लेंगे, है ना। तो आप समझो, अगर ये क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस है तो ये सख्त होगा। मतलब अगर इसको दबाने की कोशिश करोगे तो ये दबेगा नहीं, इसलिए इसके लिए हम लोग वर्ड काम में लेंगे कि ये असंपीडीय होता है। इसको आप दबा नहीं सकते। जबकि ये जो है ये कुछ हद तक दब सकता है, तो ये कुछ हद तक संपीडीय होता है। रबर को अगर अपन दबाना चाहें तो कुछ हद तक अपन दबा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, आप उसको कुछ हद तक दबा सकते हो। कांच कौन सा पदार्थ है, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से एग्जांपल में करवा दूंगा बेटा, इतना परेशान मत हो। अपन लोगों को एक्सरसाइज भी करनी है, उस एक्सरसाइज में अपन पूछेंगे आपसे ही, पहले हम आपसे सवाल पूछेंगे कि इनको आप वास्तविक और मतलब इनको आप क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में बांटिए, आपके जवाब आएंगे, उसके हिसाब से फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो आपको चीजें और बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, मजा आया यहां तक, आगे बढ़े। अब अपन ये देखते हैं कि इनकी व्यवस्था किस प्रकार की होती है। व्यवस्था, देखो व्यवस्था का मतलब क्या है। व्यवस्था का मतलब है कि कणों की जो व्यवस्था है वो कितनी लंबी जाती है। अब आप एक सोचो, जब घर बनाते हैं तो अगर अपन ऐसे काम करें कि एक ईंट अपन यूं रख दें, एक ईंट अपन यूं रख दें, फिर एक यूं रखें, फिर एक यूं रखें, मतलब अगर ईंटों को एक निश्चित क्रम में कारीगर नहीं लगाए तो वो दीवार थोड़ी दूर तक जाएगी, फिर गिर जाएगी। कारीगर का काम ये होता है कि ईंट इंच बाय इंच, सूत बाय सूत, सूत का मतलब होता है एक रस्सी लेके आते हैं कारीगर, और उस रस्सी का भी नाप होता है। मतलब जब कारीगर घर बनाता है तो कारीगर का यही काम होता है कि जहां भी कोने आ रहे हैं वहां पे एक रस्सी से भी वो नापते हैं। एक लट्टू और एक रस्सी होती है उनके पास, कभी ऑब्जर्व करना, वो उससे मापते हैं कि एक रस्सी के बराबर भी फर्क नहीं आना चाहिए, उसको बोलते हैं सूत। तो एक सूत का भी फर्क नहीं आना चाहिए, ये चीज वो लेकर के चलते हैं, एक सूत का भी फर्क नहीं आना चाहिए, ये उनकी खासियत होती है ना। तो बात यही है। अब आप सोचो, अगर आप एक निश्चित क्रम में चीजों को लगाते हुए चल रहे हो तो वो व्यवस्था लंबी जाएगी, और अगर कोई निश्चित क्रम नहीं, अंट शंट काम कर रहे हो तो वो व्यवस्था लंबी नहीं जाएगी। तो आप खुद सोचें, यहां पर एक निश्चित क्रम है तो ये व्यवस्था लंबी चलती है, इसलिए इसको अपन कहते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था। दीर्घ परासी मतलब बहुत लंबी रेंज होती है इसकी, दीर्घ परासी व्यवस्था। और किसकी व्यवस्था की बात हो रही है, कणों की। तो यहां पे आपको कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था देखने को मिलती है। जबकि आप इधर देखोगे तो अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर आपको कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पे क्या होता है, यहां पे आप कैसे भी कोई भी कण कहीं भी लगा हुआ है, तो ऐसे केस में व्यवस्था थोड़े समय बाद में बिखर जाती है। तो यहां अपन देखते हैं कि लघु परासी व्यवस्था होती है, कणों की लघु परासी व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। जैसे आप लोगों को मैं ये चीज और दिखाना चाह रहा था, ये चीज रह गई थी दिखाने के लिए, एक सेकंड इस पे भी गौर फरमाइए जरा। आप लोग इस बात को समझें कि आपके सामने लेफ्ट में जो है ये नमक का क्रिस्टल है, ये नमक ही है और कुछ नहीं है, NaCl। ये NaCl का क्रिस्टल है नमक। इस NaCl के क्रिस्टल को अगर आप गौर से देखें, एकदम दिमाग लगा करके देखें, तो अंदर से ये व्यवस्था कुछ इस प्रकार की दिखती है। मतलब ये इसका बड़ा रूप है, बड़े रूप को बोलते हैं इंग्लिश में मैक्रो। तो ये मैक्रोस्कोपिक व्यू है, थोड़ी बहुत इंग्लिश चलती है बेटा। मैक्रोस्कोपिक व्यू, मैक्रो मतलब बड़ा, तो बड़े रूप में ये ऐसा दिखाई देता है। और जब इसको अंदर देखते हैं
तो ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसा दिखता है? माइक्रोस्कोपिक, छोटी चीज, छोटे स्कोप पर देख रहे हैं अपन। तो आप देख सकते हो कणों की व्यवस्था है, आप खुद अपने आप ही समझ सकते हो। किसी एक को आप सोडियम मान लो तो दूसरा अपने आप क्लोरीन हो जाएगा, और आप चेक कर सकते हैं हर एक सोडियम के चारों तरफ आपको क्लोरीन दिखेगा और हर एक क्लोरीन के चारों तरफ आपको सोडियम दिखेगा। तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था बहुत लंबी चलती है, और जब भी चारों कोनों में, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, जब भी व्यवस्था आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे एक नियम की पालना होगी, और वो नियम यही है कि हर सोडियम के चारों तरफ क्लोरीन होना चाहिए और हर क्लोरीन के चारों तरफ सोडियम होना चाहिए, और उसके बाद इस तरह की व्यवस्था, बड़ी व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस की जो व्यवस्था होती है वो दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परासी व्यवस्था जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलती है। समझ में आ गई बात? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी और चीजों को आपने बिल्कुल सही तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके आगे भी मुझे बातें तो बहुत सारी डिस्कस करनी थी। मुझे आपसे ये डिस्कस करना था कि जब अपन इनको पिघालते हैं, मतलब इसका और इसका दो टॉपिक रह गए हैं बहुत बड़े बड़े, और समय है नहीं, क्लास एंड करने का टाइम हो गया है, तो मैं वो दो टॉपिक आपको अगली कक्षा में समझाऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें अपन को अभी अंतर करना है, इनके अंदर अंतर करना है अपन को और डिफरेंस करना है। और उसके लिए जो गुण है, वो दो गुण है जो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, वो सुन लीजिए आप, 7वां और 8वां। 7वें गुण में हम लोग बात करेंगे शीतलन वक्र के बारे में, कि जब इनको ठंडा करते हैं तो किस प्रकार का वक्र बनता है। और अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे दैशिकता के बारे में, और दैशिकता में आप देखोगे समदैशिक और विषम दैशिक। समय है नहीं और घास काटना मुझे आता नहीं है, इसी रीजन से मैं इन दोनों टॉपिक्स को जो है नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको अभी आज बैठ करके अच्छे से इतने सेक्शन को रिवाइज कर लेना है। हम लोगों ने चैप्टर को बहुत सुंदरता से स्टार्ट कर दिया है, जहां हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है और प्लाज्मा है। प्लाज्मा के बारे में भी बहुत विस्तार में हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने बात करी कि ठोस, द्रव और गैस में मूलभूत अंतर क्या है। तो मूलभूत अंतर है अंतराण्विक बल का, और उसी को लेकर के अपन चीजों को देखते हैं। फिर अपन ने ठोस का वर्गीकरण समझा, अगर किसके आधार पर हमने देखा, ज्योमेट्री के आधार पर हमने ठोस का वर्गीकरण देखा, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। फिर विस्तार में अपन ने समझा कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। 2 टॉपिक आपके रह गए हैं, वो अपन अगली क्लास में करेंगे, जहां हम लोग बात करेंगे शीतलन वक्र के बारे में और दैशिकता के बारे में। अभी सेशन स्टार्ट ही हुआ है, क्लासें धीरे धीरे अपने फ्लो में आ जाएंगी, और आपको थोड़े टाइम बाद, नेक्स्ट वीक के बाद में कंटेंट भी बहुत अच्छे से मिलने लगेगा, और आपको फिर ये फील आ जाएगा कि हाँ यार, अब डेली का बहुत सारा कंटेंट हमको मिल रहा है। तो अभी ये ड्राई रन चल रहा है, आप लोगों के पास समय है कि आप प्रैक्टिस कर लो, अभी अपने नोट्स वगैरह बढ़िया से प्रिपेयर कर लो। किसी ने बैच ज्वाइन नहीं किया है अभी तक भी और यूट्यूब पे क्लासेस को देख रहा है, तो बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इन सब क्लासेस के लिंक आपको एप्लीकेशन के थ्रू ही मिलेंगे। अभी स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे सारे लिंक मिल रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, इसलिए चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। और आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अभी आपको जितना एक्टिव रहोगे उतना ही आपको पूरे साल पढ़ने में मजा आएगा। मैं अपनी तरफ से ये बात कहना चाहूँगा कि 15 तारीख से आपकी जो क्लासेस हैं उनका फ्लो एकदम प्रॉपर हो जाएगा। 15 तारीख तक आप ये मान के चलें, थोड़ा सा ड्राई रन चल रहा है, तो ये वीक में हम लोगों ने सेशन को स्टार्ट कर दिया है। चीज़ें भी बहुत सही तरीके से चल रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका फ्लो बन जाना चाहिए, आप लोग अपनी प्रैक्टिस करो अपने लेवल पे, घर में एक टाइम टेबल बनाओ, अपने रजिस्टर वगैरह सही से मेंटेन करो, एप्लीकेशन वगैरह को चलाना सीख लो। नेक्स्ट वीक से 15 तारीख से प्रॉपर फ्लो आपको क्लासेस का देखने को मिल जाएगा, असाइनमेंट वगैरह का भी, होमवर्क वगैरह का भी। तब तक जैसे क्लासेस चल रही हैं वह चलती रहेंगी और आप चीज़ों को सीखते रहोगे। अभी मेन टारगेट आपका होना चाहिए कि आप अपना एक टाइम टेबल बना पाएँ और आप अपनी सिटिंग बना पाएँ। काफ़ी बच्चों को पढ़ाई की आदत भी तो नहीं है, तो बैठ करके आधे एक घंटे टिका करके हम पढ़ाई कर सकें, ऐसी आदत आप बना लीजिए, ताकि 15 तारीख के बाद में जब क्लासेस बहुत धुआंधार चल रही हों तो आप हमारे साथ में चल सकें। तो इसी उम्मीद के साथ में आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन पे आपको लिंक मिल जाएगा। जिन लोगों ने भी अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया, नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। यहाँ तक रिवाइज करके जरूर रखिएगा और बढ़िया से चीज़ों को करके रखिएगा। जय हिंद, बाय बाय।